नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मोहन यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर आवर्त सारणी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आवर्त सारणी से आते हैं और इससे संबंधित एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनसे भी दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस चैप्टर को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठो तो आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए, जिससे आपकी जो चीज़ें बोली जा रही हैं, स्लाइड के अलावा एक्स्ट्रा आपकी चीज़ें बहुत सारी बोली जाती हैं, उनको आप आसानी से लिख सकें और समझ सकें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज आवर्त सारणी। तो आ जाइए बेटा। देखिए, आपका आवर्त सारणी वाला पार्ट है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि ये इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज मैं 20 नंबर का मानता हूँ कम से कम, क्योंकि 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो किससे आएंगे? आवर्त सारणी से आएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आपके एस ब्लॉक और डी ब्लॉक से आते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण के में अहम योगदान दिया है, जिसमें से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया कि इस प्रकार से अपन इनको बांटेंगे, इस प्रकार से इनको रखा जाएगा तो ये ठीक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले उस कड़ी में प्राउड नामक वैज्ञानिक आया। सबसे पहले कौन आया था बेटा? प्राउड नामक वैज्ञानिक आया। उसके बाद में डोबी राइनर आया, उसके बाद में न्यूलैंड आया, फिर लोथर मेयर, फिर उसके बाद में मेंडलीफ, और मेंडलीफ के बाद में हेनरी मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण किया। उसके पश्चात नील्स बोर ने तत्वों के वर्गीकरण में अहम योगदान दिया है। सबसे पहले मैं प्राउड की बात करूंगा। तो प्राउड ने हाइड्रोजन को लेकर वर्गीकरण किया। हाइड्रोजन को लेकर क्या किया? वर्गीकरण किया। इसके बाद में डोबरिनर आया। इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया था बेटा? त्रिक सिद्धांत दिया था, और त्रिक सिद्धांत के आधार पे वर्गीकरण किया। उसके बाद में न्यूलैंड आता है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सारे गामा पादा निसा को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उसके पश्चात लोथर मेयर आया। इन्होंने एक वक्र दिया, और वक्र के अनुसार इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके बाद में मेंडलीफ इनके बाद में मेंडलीफ ने कोशिश की तत्वों के वर्गीकरण में। इन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, और उन तत्वों को रखने की कोशिश की। तो इनके फेल होने के पश्चात हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जो सबसे अधिक सफल रहे। उसके पश्चात नील्स बोर ने भी तत्वों के वर्गीकरण में प्रयास किया। नील्स बोर के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है बोर मॉडल में। इस बोर के बारे में पहले कहाँ पढ़ा? अपन ने बोर मॉडल में पढ़ा है। इन्होंने बोर मॉडल में तत्वों एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विचरण करते हैं, किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया है। तो देखिए, इनके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया था वो कौन था बेटा? प्राउड था। कौन था बेटा? प्राउड था। प्राउड ने बताया इनका मुख्य आधार था हाइड्रोजन परमाणु को लेकर तत्वों का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया, और इनका आधार था परमाणु भार। क्या था बेटा? परमाणु भार। इन्होंने कहा तत्वों का परमाणु भार n इंटू हाइड्रोजन के परमाणु भार की क्या होता है बेटा? बराबर होता है। n इंटू हाइड्रोजन के परमाणु भार की क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो इन्होंने जो किया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी सहायता से इस चीज को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो देखिए, आपका प्राउड देख रहे थे। प्राउड का मुख्य क्या आधार क्या था? हाइड्रोजन परमाणु को लेकर तत्वों का क्या किया? इन्होंने निर्माण किया है। तो तत्वों का परमाणु भार बराबर क्या किया उन्होंने? n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। एग्जाम्पल लेते हैं, हीलियम
परमाणु का, हीलियम में परमाणु का परमाणु भार, तो इन्हों हीलियम के लिए n का मान कितना होता है बेटा? 4 होता है। 4 इंटू 1 बराबर कितना आ गया? 4। तो हीलियम परमाणु का परमाणु भार कितना होगा बेटा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक उसी प्रकार अपन देखते हैं लिथियम का। किसका देखते हैं? लिथियम का। लिथियम परमाणु का परमाणु भार, लिथियम परमाणु का परमाणु भार बराबर, इसके लिए n का मान कितना होता है बेटा? 7 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो ये कितना हो गया बेटा? 7। परंतु यह नियम अधिक समय तक नहीं टिक पाया। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु भार में वृद्धि हुई, वैसे वैसे यह नियम क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। यह नियम क्या हो गया? फेल हो गया। और इसकी यहीं पे क्या हो गया बेटा? इसके पश्चात कौन आया? डोबीरानर आया। कौन आया बेटा? डोबीरानर। डोबीरानर ने अपना क्या दिया बेटा? एक त्रिक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत में क्या किया उन्होंने? देखिए डोबीरानर का त्रिक सिद्धांत क्या था आपका? इस नियम के अनुसार एक त्रिक में प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत, अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत द्वितीय के अणुभार के क्या होता है या परमाणु भार के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो डोबीरानर ने क्या बताया कि एक त्रिक है, एक त्रिक यानी 3 तत्वों का समूह है। एक 3 तत्वों का समूह है। त्रिक का मीन्स क्या होता है? 3 होता है। एक 3 तत्वों का समूह है जिसके प्रथम और अंतिम तत्व का परमाणु भार का औसत द्वितीय के अणु परमाणु भार के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया बेटा? लिथियम लिया। क्या लिया बेटा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लेते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लेते हैं। ध्यान दीजिए लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। कितना होता है बेटा? 7 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23। और पोटेशियम का कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। मान लो कि अपने को ये याद नहीं है, पहले और तीसरे का याद है, तो अपन क्या करेंगे? दूसरे तत्व का परमाणु भार बराबर दूसरे तत्व का परमाणु भार बराबर। ध्यान दीजिए क्या करेंगे? पहले तत्व का परमाणु भार कितना है? 7 प्लस 39। 7 प्लस 39 बट्टी 2। 7 प्लस 39 कितने हो गए? 46। 46 बट्टी 2 बराबर कितना आ गया बेटा आपका? 23। कितना आ गया आपका? 23। तो ध्यान दीजिए सोडियम परमाणु का परमाणु भार कितना होगा बेटा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका BE, Mg और Ca, BE, Mg और Ca। ध्यान दीजिए यह एक त्रिक है, और त्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा था? प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत द्वितीय के परमाणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। द्वितीय के परमाणु भार के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो पहले का परमाणु भार कितना है बेटा? 8। पहले का परमाणु भार कितना है बेटा? 8। अंतिम का कितना है? 40। कितना है? 40। तो ध्यान दीजिए द्वितीय तत्व का परमाणु भार बराबर द्वितीय तत्व का परमाणु भार बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 8 प्लस 40 बराबर बट्टे 2 बराबर कितना आ गया बेटा? 48 बट्टे 2। तो मीन्स उसको काटने पर कितने आते हैं बेटा? 24। कितने आते हैं? 24। तो ध्यान दीजिए Mg का परमाणु भार कितना होगा बेटा? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। इसे आप आसानी से उतार सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, और यहाँ से आप पाएंगे कि प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत द्वितीय के परमाणु भार की क्या होता है बेटा? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यही था डोबीरानर का त्रिक सिद्धांत। त्रिक का मीन्स होता है 3 तत्वों का समूह है। 3 तत्वों का
समूह है। तो इस प्रकार डोबरेनॉर्ड ने अपने तत्व क्या क्या किया, प्रकाश डाला। जैसे ही परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो यह नियम क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। उसके पश्चात न्यूलैंड ने प्रयास किया। किसने प्रयास किया? न्यूलैंड ने प्रयास किया कि तत्व को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। तो इन्होंने, अब देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या देखते हैं बेटा? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड ने क्या किया, इन तत्वों का परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन्हें क्या किया गया बेटा? व्यवस्थित किया गया और आकलन किया कि पहले और आठवें तत्व के गुणों में क्या पाई जाती है बेटा? समानता पाई जाती है। पहले और आठवें, ध्यान दीजिए, यहाँ पहले और आठवें तत्व के गुणों में क्या पाई जाती है बेटा? समानता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत सा रे गा मा पा धा नी और सा, ध्यान दीजिए, सा रे गा मा पा धा नी, देखिए, और ये आठवां जैसे आता है वहां पे क्या जाता है बेटा? सा। यानी पहले और आठवें में क्या हो रही है बेटा? पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है बेटा? पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दीजिए, पहले और आठवां शब्द क्या है बेटा? सम्मान है। ठीक उन्होंने यही कहा, न्यूलैंड ने यही बताया कि पहले और आठवें तत्व की गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा कि पहला और आठवां तत्व के गुणों में क्या पाई जाएगी भाई? समानता पाई जाएगी। ध्यान दीजिए, उस समय हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कोई सही विवरण नहीं था या कोई निश्चितता नहीं थी, तो और अक्रिय गैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पहला तत्व कौन सा था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नियोन के बारे में जानकारी नहीं थी कि नियोन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। और सोडियम। तो पहला तत्व कौन सा था? लिथियम। और आठवां तत्व कौन सा था बेटा? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के गुणों में क्या पाई जाती है बेटा? समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार Be और Mg के गुणों में क्या पाएगी? समानता पाएगी। B और Al के गुणों में क्या पाएगी? समानता पाएगी। और C और Sa के गुणों में क्या पाएगी? समानता पाएगी। N और P के गुणों में क्या पाएगी? समानता पाएगी। और S के गुणों में क्या पाएगी? समानता। और F और Cl के गुणों में क्या पाएगी? समानता पाएगी। हेनरी मोजले ने भी इनके इस नियम को माना और अभी भी अपन आधुनिक आवर्त सारणी में देखते हैं कि लिथियम और सोडियम को, बेरिलियम और मैग्नीशियम को, बोरोन और एल्यूमिनियम को, कार्बन और सिलिकॉन को, नाइट्रोजन और फास्फोरस को, ऑक्सीजन और सल्फर को, फ्लोरीन और क्लोरीन को एक ही तत्वों में, एक ही वर्ग में रखा गया है। एक ही वर्ग में रखा गया है। तो परंतु यह नियम भी जैसे ही परमाणु भार में वृद्धि हुई, जैसे ही परमाणु भार में वृद्धि हुई, यह नियम भी क्या हो गया? जाके फेल हो गया। और उसके पश्चात प्रयास किया लोथरमेयर ने। किसने प्रयास किया? लोथरमेयर ने। परंतु इस न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में यह ध्यान देना आवश्यक है कि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं की गई थी। अक्रिय गैसों की खोज नहीं की गई थी और हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। तो प्रथम तत्व कौन था उस समय? लिथियम था। कौन था? लिथियम था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं बेटा। लोथरमेयर वक्र। लोथरमेयर वक्र, इन्होंने एक वक्र दिया। इन्होंने क्या दिया? एक वक्र दिया और इस वक्र में यह समझाने की कोशिश की, इन्हीं तत्वों के वर्गीकरण करने की कोशिश की। तो देखते हैं लोथरमेयर वक्र में किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो देखिए, उन्हें परमाणु भार, इन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन में, इन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन में एक वक्र स्थापित करने की कोशिश की। एक वक्र स्थापित करने की कोशिश की और यह समझाने की कोशिश की कि ये तो अलग तत्व हैं, ये तत्व अलग गुण दर्शाएंगे, ये तत्व अलग गुण दर्शाएंगे और ये वाले तत्व अलग गुण दर्शाएंगे। इन्होंने एक वक्र में एक शीर्ष होता है। एक वक्र में क्या होता है? एक शीर्ष होता है
ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, आरोही क्रम। क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, चढ़ना, यानी ऊपर की ओर जाना। और एक नीचे की, देखिए यहां से ऊपर की तरफ गए, शीर्ष पे चले गए, और शीर्ष के पश्चात अपन क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, अवरोही। क्या कहेंगे, अवरोही। ठीक है, तो इन्होंने तत्व को 3 भागों में बांटा, आरोही वाले, शीर्ष वाले और अवरोही वाले। इन्होंने क्या बताया, आरोही वाले, शीर्ष वाले और अवरोही वाले। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या रखा गया, परमाणु आयतन। परमाणु आयतन को रखा गया, यहां परमाणु भार को रखा गया। ध्यान दीजिए, यहां परमाणु भार को रखा गया, यहां परमाणु आयतन को रखा गया। तो ध्यान दीजिए, जो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो शीर्ष में तो इन्होंने क्या रखा बेटा, सारी धातु को रखा। किसको रखा बेटा, सारी धातु को। सारी धातु कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और आपका सीजियम, और आपका सीजियम। तो ध्यान दीजिए, शीर्ष पे कौन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। कौन है आपका, सीजियम। ठीक है, और इन्होंने ध्यान दीजिए, आरोही क्रम में किसको रखा, हेलोजन तत्वों को। किसको रखा बेटा, हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं आपकी, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने किसको रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। किसको रखा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। और अवरोही क्रम में इन्होंने सारी मर्दा धातुओं को रखा। किनको रखा बेटा, सारी मर्दा धातुओं को रखा। तो देखिए, सारी मर्दा धातु ही देखते हैं अपन। तो आपका आता है Be, Mg, Ca, Sr और Ba। ध्यान दीजिए, इन्होंने ऊपर वाले क्रम में तो कोई किसको रखा गया है, ऊपर वाले क्रम में रखा गया सारे धातुओं को। आरोही क्रम में किसको लिखा, हेलोजन तत्वों को। और अवरोही क्रम में किसको लिखा, सारी मर्दा धातुओं को। किसको रखा गया बेटा, सारी मर्दा धातुओं को। तो यहां से अपन लिख देंगे इनको कि सबसे पहले कौन सा था आपका, शीर्ष क्रम। कौन सा था आपका, शीर्ष क्रम। शीर्ष क्रम में किसको रखा गया बेटा, Li, Na, Mg, Li, Na, K, Rb और Cs, अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम को रखा गया। ध्यान दीजिए, इन्होंने आरोही क्रम में किसको रखा गया, इन्होंने आरोही क्रम में रखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और टी। 80 किसको रखा गया बेटा, 80 को रखा गया। किसको रखा बेटा, 80 को रखा। इसके पश्चात इन्होंने अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में सारी मर्दा धातुएं जिसमें Be, Mg, Ca, Sr और B। दोबारा देखेंगे एक बार लोथरमेयर वक्र को। लोथरमेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन में एक वक्र स्थापित किया, जिसमें इन्होंने शीर्ष क्रम में सारी धातुएं, कौन सी, सारी धातुएं सारी धातुओं को रखा गया। आरोही क्रम में फसल भराई हेलोजन तत्वों को रखा गया और अवरोही क्रम में Be, Mg, Ca, Sr और Ba को रखा गया। यह नियम भी परमाणु भार पर आधारित था। इससे पहले डोबेराइनर
और प्राउट आया, इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पे ही वर्गीकरण किया, परमाणु भार के आधार पे ही वर्गीकरण किया। और आगे जो आने वाला वैज्ञानिक है मेंडलीव, इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पे ही वर्गीकरण किया। परंतु जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे जैसे परमाणु भार में वृद्धि हुई वैसे ही प्राउट, डोबेराइनर, न्यूलैंड और लोथरमेयर वक्र भी क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। ये है इसका वर्गीकरण, या तत्वों का वर्गीकरण ठीक प्रकार से ही नहीं कर पाए। तो ध्यान दीजिए, जिन बच्चों के पास नहीं लिखा हुआ है इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो आगे देखेंगे अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे, जो किस पे आधारित थे। उन्होंने भेड़ चाल चली और भेड़ चाल चल के परमाणु भार पे क्या किया उन्होंने वर्गीकरण किया। तो उसको देखेंगे बेटा। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी, कौन सी आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, 63 तत्व थे। जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी बेटा, 63 थी। कितनी थी बेटा, 63 थी। इन्होंने मुख्य आधार क्या लिया बेटा, परमाणु भार। क्या लिया बेटा, परमाणु भार लिया। और उस समय वर्ग और आवर्तों की संख्या कितनी थी, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त। कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। एग्जाम में देखिए बहुत बार पूछा गया है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। और इसका मुख्य आधार को भी कई बार पूछा गया है। आधार क्या, मुख्य आधार क्या था बेटा, परमाणु भार था। और आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था बेटा, परमाणु क्रमांक। क्या था बेटा आपका, परमाणु क्रमांक था। और इसमें वर्ग और आवर्तों की संख्या भी 2011 में पूछी गई है कि आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की संख्या कितनी थी। तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। 9 वर्ग थे और कितने आवर्त थे बेटा, 7 आवर्त थे। तो देखिए इन्होंने ये किया, इनके सिस्टम में कहाँ मिस्टेक्स हुई इनके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, जो क्या कमियां रही, जिन कमियों की वजह से यह नियम फेल हुआ। ध्यान दीजिए, सबसे पहली कमी क्या थी, इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को निश्चित नहीं किया। हाइड्रोजन की स्थिति को क्या नहीं किया, निश्चित नहीं किया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कोई इन्होंने व्याख्या नहीं की। तो पहली कमी तो क्या थी, हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेकंड कमी थी, समस्थानिकों को मूल आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई। समस्थानिकों को मूल आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई, इसकी वजह से ये फेल हो गई। थर्ड था, लेंथेनोड और एक्टिनोड तत्वों को, लेंथेनोड और एक्टिनोड तत्व जो आधुनिक आवर्त सारणी में ए ब्लॉक में पाए जाते हैं, इनको स्थान नहीं दिया गया। इसके अलावा फिर देखिए, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। असमान तत्व कौन कौन से थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा एक बार, ध्यान दीजिए। अपन असमान तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो असमान तत्व देखिए आपके कौन कौन से थे, ध्यान दीजिए। सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, Cu, Ag और Au, इन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। इन सभी तत्वों को क्या रख दिया गया, एक ही वर्ग में रख दिया गया। Cu, Ag, Au क्या होती है, सिक्का धातु होती है। और ये क्या है बेटा, क्षारीय मृदा धातु। ये क्या है बेटा, क्षारीय मृदा धातु। इन तत्वों के और इन तत्वों के गुणों में क्या पाई जा रही थी, भयंकर असमानता पाई जा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें एक जगह नहीं रखा जा सकता था। परंतु मेंडलीव ने इनको एक जगह रख दिया गया। इसलिए यह भी एक मुख्य कारण रहा कि असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। तो जैसे क्षारीय मृदा धातु और सिक्का धातु को एक जगह रख दिया गया। इसके अलावा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, इस आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या लिखा जा रहा था, तत्वों को लिखा जा रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए जिनमें क्या हुआ,
परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा गया। जैसे कोबाल्ट है, जैसे आपका क्या है बेटा, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है, 58.7। कितना होता है, 58.7। और निकल का कितना होता है, 58.6। 58.6। परमाणु भार की बढ़ते हुए क्रम में लिखना था तो सबसे पहले क्या लिखा जाना चाहिए था, निकल लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि निकल का कितना आ रहा था, 58.6 आ रहा था, और कोबाल्ट का कितना आ रहा था, 58.7। परंतु रखा कैसे गया, पहले कोबाल्ट को रखा गया और उसके पश्चात किसको रखा गया, निकल को रखा गया। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह इस नियम को भी क्या नहीं कर पाया, फॉलो नहीं कर पाया। इसीलिए आधुनिक ये आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो जाती है। इसकी मुख्य 5 कमियां कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड तत्वों को स्थान नहीं दिया गया, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, और बढ़ते हुए परमाणु भार में लिखना चाहिए था वो भी नहीं लिखा गया। ऐसे एग्जाम्पल पाए गए जिसकी वजह से यह आवर्त सारणी विफल हुई। यह आवर्त सारणी क्या हो गई बेटा, विफल हो गई। उसके पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले साहब ने तत्वों को वर्गीकृत किया और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का क्या किया, निर्माण किया, जिसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग रखे गए। 7 आवर्त और कितने वर्ग रखे गए, 18 वर्ग रखे गए। उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं उससे पहले नील्स बोर की दीर्घ आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करता हूं, जिससे आगे आने वाली क्लासों में सीक्वेंस बनी रहे। तो देखते हैं बेटा, यहां तक कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेता हूं। देखिए, प्राउड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। डोबेराइनर से, डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से निम्न युग में डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की पालना करता है या नहीं करता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लोथर मेयर से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूलैंड से क्वेश्चन आ सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए, जो प्राउड था, डोबेराइनर था, न्यूलैंड था, आपका इसके अलावा लोथर मेयर आया और मेंडलीव आया। इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो जेट 2010 से पहले पूछे गए क्वेश्चन थे। अब आने वाले एग्जाम जैसे 2010 के बाद में जो भी एग्जाम्स हुई उनमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। यदि पूछा जाता है तो डोबेराइनर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बनता है कि इनका जनक कौन था, तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। आधार पूछ सकता है, आधार क्या था बेटा, परमाणु भार था। क्या था, परमाणु भार था। और इसके अलावा वर्ग और आवर्तों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो वर्ग कितने हैं, 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। 7 क्या है, आवर्त है। अब देखिए, जो आपकी नील्स बोर की दीर्घ आवर्त सारणी, देखिए यहां से भी कंफ्यूजन होता है। आपको जैसे ही दीर्घ आवर्त सारणी दिखती है और आप फटाक से क्या आंसर लगाते हो कि हेनरी मोजले साहब ने की थी। आपको बता दूं कि आवर्त सारणी का जनक तो कौन था, मेंडलीव था। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी मोजले साहब को कहा जाता है। और दीर्घ आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, नील्स बोर को। किसे कहा जाता है बेटा, नील्स बोर को। तो दीर्घ आवर्त सारणी का जनक कौन था, नील्स बोर था। तो देखिए, नील्स बोर के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, नील्स बोर साहब ने तत्वों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। वो कौन कौन से थे, सबसे पहले उत्कृष्ट गैसें के बारे में बात की, फिर उसके बाद में प्रतिनिधि तत्व या नॉर्मल तत्व या प्रसामान्य तत्वों के बारे में बात की गई। उसके बाद में इन्होंने संक्रमण तत्वों के बारे में बात बताई और उसके पश्चात इन्होंने असंक्रमण तत्व, जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके बारे में परिचर्चा की। तो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, उत्कृष्ट गैसें। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं, देखिए बेटा एक बार। तो देखते हैं बेटा उत्कृष्ट गैसें। क्या देखते हैं बेटा, अपने उत्कृष्ट गैसें देखते हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं कि वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश कह सकते हैं, बाह्यतम कोश S और P क्या हो बेटा, पूर्ण हो। क्या हो बेटा, पूर्ण हो।
वे तत्व क्या कहलाएंगे बेटा? उत्कृष्ट गैसें कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बेटा? उत्कृष्ट गैसें कहलाएंगी। तो कह सकते हैं जिनका जिनका भाइतम कोष के एस और पी उपकोष पूर्ण हो क्या कहलाएगी बेटा? उत्कृष्ट गैसें कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बेटा? उत्कृष्ट गैसें कहलाएगी। जैसे NS2 और NP6 और NP6 वाले जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा? उत्कृष्ट गैसें। क्या कहलाएंगे बेटा? उत्कृष्ट गैसें। इनमें एक अपवाद भी है। आपका अपवाद कौन सा है? हीलियम। कौन सा है? हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NH2 ही होता है। क्या होता है? NH2 ही होता है। कि जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? 1s2। क्या होता है आपका? 1s2 होता है। इसके अलावा सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 में क्या होता है? पूर्ण होता है। वे तत्व कौन कौन से हैं जो उत्कृष्ट कैसे कहलाते हैं? आपके देखिए बेटा, हीलियम, ही नी अर कर जन रन। ध्यान दीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। ध्यान दीजिए आपकी उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी कहलाती है बेटा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। ये सभी क्या कहलाती है बेटा? उत्कृष्ट गैसें। कौन सी गैसें कहलाती है बेटा? उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। और इन सभी तत्वों को कौन से वर्ग में रखा गया है बेटा? शून्य वर्ग में। कौन से वर्ग में रखा गया है बेटा? शून्य वर्ग में। या इन्हें नोबल गैस परिवार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? नोबल गैस परिवार भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें को क्या कहा जाता है बेटा? शून्य वर्ग में रखा गया है या नोबल गैस परिवार भी कहा जाता है या शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए बेटा, प्रतिनिधि तत्व है। कौन से तत्व है? प्रतिनिधि तत्व है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है बेटा? उत्कृष्ट गैसें। कौन सी है? उत्कृष्ट गैसें जिनका भाइतम कोष एस और पी कोष में क्या हो भाई? पूर्ण हो। क्या हो? पूर्ण हो। तो NH2 NP6 इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अपवाद स्वरूप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? 1s2 होता है। क्या होता है? 1s2 होता है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें पूर्ण होता है बेटा? NH2 NP6 में पूर्ण होता है। किसमें पूर्ण होता है? NH2 NP6 में पूर्ण होता है। इन्हें शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? शून्य वर्ग भी कहा जाता है या शून्य वर्ग में रखा गया है। इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा कि प्रतिनिधि तत्व या प्रसामान्य तत्व या क्या कह सकते हैं नॉर्मल तत्व कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा अपन? प्रतिनिधि तत्व, नॉर्मल तत्व या प्रसामान्य तत्व। ध्यान दीजिए, वे तत्व जो सामान्य स्थिति में है, इनके अलग अलग नाम दिए गए। इन्हें प्रतिनिधि तत्व भी कहा गया, इन्हें प्रसामान्य तत्व भी कहा गया। नॉर्मल का अर्थ तो सामान्य होता है। नॉर्मल का अर्थ क्या होता है बेटा? सामान्य होता है। अर्थात कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका बाह्यतम कोष क्या हो बेटा? अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण हो। और आंतरिक कोष क्या हो बेटा? आंतरिक कोष इनका क्या हो बेटा? पूर्ण हो। क्या हो? पूर्ण हो। तो वे तत्व क्या कहलाते हैं बेटा? प्रतिनिधि तत्व, प्रसामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक अपूर्ण हो,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण हो, या क्या कह सकते हैं बाह्यतम कोष, या क्या कह सकते हैं बेटा बाह्यतम कोष क्या हो अपूर्ण हो, तो क्या कहलाएंगे बेटा प्रतिनिधि तत्व या प्रसामान्य तत्व कहलाते हैं। प्रतिनिधि तत्व या प्रसामान्य तत्व कहलाते हैं। अब देखिए बेटा प्रतिनिधि तत्व जिनका बाह्यतम कोष, या एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा एक बार एक। तो देखिए बेटा आपका फास्फोरस लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा मैं फास्फोरस। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसे पूर्ण होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। देखिए यहां से बेटा एक बार यहां से ये वाला, इसे तो क्या कहते हैं अपन आंतरिक कोष, क्या कहते हैं बेटा आंतरिक कोष। ये वाला तत्व क्या कहलाता है बेटा आंतरिक कोष। ये तो क्या होना चाहिए बेटा पूर्ण होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए बेटा आपका पूर्ण होना चाहिए। और जो बाह्यतम कोष है, जो क्या है बेटा आपका बाह्यतम कोष है, इसे क्या कहा जाता है बेटा NS और NP, NS और NP ये क्या कहलाता है बेटा बाह्यतम कोष कहलाता है। ये क्या होना चाहिए बेटा अपूर्ण, क्या होना चाहिए आपका अपूर्ण। तो ध्यान दीजिए, तो इसलिए क्या कह सकते हैं अपूर्ण बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका होता है। देखिए आपने देखा है NS1 से 2, NS1 से 2, ये वाले तत्व कौन से कहलाएंगे बेटा S ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक एलिमेंट्स। और NS2 NP 1 to 6 ये वाले तत्व कौन से क्या कहलाएंगे बेटा P ब्लॉक के एलिमेंट। ध्यान दीजिए यहां से कह सकते हैं कि S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं बेटा प्रतिनिधि तत्व या प्रसामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। तो S और P ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तो दोबारा देखेंगे इसको बेटा एक बार, प्रतिनिधि तत्व नॉर्मल तत्व या प्रसामान्य तत्व किसे कहा जाता है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो बेटा अपूर्ण हो, यानी बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो बेटा अपूर्ण हो। अपन ने एग्जांपल लिया फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है बेटा आंतरिक कोष है, ये क्या होना चाहिए बेटा पूर्ण होना चाहिए। और जो बाह्यतम कोष है वो क्या होना चाहिए अपूर्ण होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अपन देखते हैं NS1 से 2, NS1 से 2 ये क्या होता है बेटा अपूर्ण होता है। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं बेटा S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और NP 1 to 6 ये वाले तत्व क्या कहलाते हैं बेटा P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इन्हीं स्थितियों में क्या बच जाता है बेटा बाह्यतम कोष क्या होता है अपूर्ण होता है। बाह्यतम कोष क्या होता है बेटा अपूर्ण होता है। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं बेटा प्रतिनिधि तत्व, प्रसामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ ले जाए कि निम्न में से प्रतिनिधि तत्व कौन सा होगा, तो कह सकते हैं जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं या P ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें प्रतिनिधि तत्व या प्रसामान्य तत्व कहा जाता है। अब आगे देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया है संक्रमण तत्व। इनमें से लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए वे तत्व जिनका आंतरिक कोष तो क्या हो बेटा पूर्ण हो, जिनका आंतरिक कोष तो क्या हो बेटा पूर्ण हो, और बाह्यतम कोष और उपांतय कोष क्या हो बेटा अपूर्ण हो, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए बेटा यहां से कहूंगा कि वे तत्व
वे तत्व जिनका आंतरिक कोश आंतरिक कोश तो क्या हो बेटा, पूर्ण हो। आंतरिक कोश तो क्या हो बेटा, पूर्ण हो। और बाह्यतम प्लस उपांत्य कोश क्या हो, अपूर्ण हो। उपांत्य कोश क्या हो बेटा, ये दोनों कोश क्या होना चाहिए बेटा, अपूर्ण। क्या होना चाहिए बेटा, आपके अपूर्ण होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल देखिए बेटा, मैं स्कैंडियम को लेता हूं। किसको लेता हूं बेटा, मैं स्कैंडियम को। ठीक है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। कितना होता है बेटा, 21 होता है। तो देखिए बेटा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 4p0 और 4d0। अब देखिए मैं आपको उपांत्य कोश किसे कहा जाता है, बाह्यतम कोश किसे कहा जाता है और आंतरिक कोश किसे कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा ये वाले पार्ट को तो क्या कहा जाता है बेटा, आपका आंतरिक कोश। क्या कहा जाता है बेटा, आपका आंतरिक कोश। ठीक है, इसके पश्चात देखिए बेटा आपका ये वाला पार्ट आता है। ये वाला पार्ट आता है, उसे क्या कहते हैं अपन, बाह्यतम कोश। क्या कहते हैं, बाह्यतम कोश। ये आपका उपांत्य कोश आता है, ये क्या था आपका बाह्यतम कोश, सॉरी। इसे क्या कहा जाता है बेटा, उपांत्य कोश। और आपका ये वाला पार्ट इसे कहते हैं बाह्यतम। क्या कहते हैं बेटा, बाह्यतम कोश। तो दोबारा देखिए बेटा एक बार, ये वाला पार्ट आपका आंतरिक कोश कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका उपांत्य कोश कहलाता है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका बाह्यतम कोश। इसे आंतरिक, इसे उपांत्य और इसे बाह्यतम कोश। ध्यान दीजिए यहां से देखिए आंतरिक कोश फुलफिल है, आंतरिक कोश पूरा भरा हुआ है, 1s2 2s2 2p6 पूरा भरा हुआ है। यहां से देखिए उपांत्य कोश में देखते हैं 3s2 3p6 3d1। ध्यान दीजिए डी में 1 to 10 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स ये खाली है। तो उपांत्य कोश क्या है बेटा, अपूर्ण है। इसके अलावा देखिए बेटा आपका जो बाह्यतम कोश था 4s2 4p0 3d। ध्यान दीजिए 4s भरा हुआ है, परंतु 4p और 4d ये क्या है बेटा, आपके अपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए बाह्यतम कोश अपूर्ण है, उपांत्य कोश अपूर्ण है। तो ये तत्व क्या कहलाएंगे बेटा, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। आइए आपको समझ में फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहां से देखते हैं जितने भी जैसे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, ये सभी श्रेणियां क्या कहलाती है बेटा, संक्रमण श्रेणियां कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी संक्रमण श्रेणियां कहलाती है। तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या देखते हैं बेटा, आंतरिक संक्रमण तत्व, इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए ऊपर वाली सब चीजें समझ में आई आपको। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आंतरिक संक्रमण तत्व से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं मैं आपको। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा। तो ध्यान दीजिए n-1 डी 1 to 10 4 n s 1 to 2। ध्यान दीजिए इसका आंसर था ns 1 to 2 और n-1 d 1 to 10। इसका क्या था बेटा, आंसर था। ऐसे छोटे मोटे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व देखिए बेटा इनकी परिभाषा क्या होती है या इन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए वे तत्व
जिनका बाह्यतम कोष, उपांत्य कोष और पूर्ण उपांत्य कोष, ध्यान दीजिए वे तत्व जिनका बाह्यतम कोष, उपांत्य कोष और पूर्ण उपांत्य कोष क्या हो बेटा आपका अपूर्ण हो, क्या हो अपूर्ण हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है बेटा, आंतरिक संक्रमण तत्व। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा इसको एक बार, ध्यान दीजिए बाह्यतम कोष तो क्या होता है, उपांत्य कोष क्या होता है और पूर्ण उपांत्य कोष क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए बाह्यतम कोष तो अपन जानते हैं NS, NP या ND, NS, NP या ND, ये क्या कहलाता है बेटा, बाह्यतम कोष। क्या कहलाता है आपका, बाह्यतम कोष। उपांत्य कोष किसे कहा जाता है, उपांत्य कोष में देखिए बेटा N-1, N-1 D 1 to 10, ये क्या कहलाता है आपका उपांत्य कोष। क्या कहलाता है बेटा, उपांत्य कोष। और पूर्ण उपांत्य किस कोष किसे कहते हैं, N-2, N-2 F 1 to 14, 1 to 14, ये तीनों क्या होने चाहिए बेटा, अपूर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, अपूर्ण होने चाहिए। और अपूर्ण किनके होते हैं, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणियों के। किसके होते हैं बेटा, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणियों के। और वो किसमें पाई जाती है, ए ब्लॉक में। किसमें पाई जाती है बेटा, ए ब्लॉक में। तो ए ब्लॉक के तत्व पूर्ण आंतरिक या कह सकते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे कि वे तत्व जिनका बाह्यतम कोष, उपांत्य कोष और पूर्ण उपांत्य कोष, बाह्यतम कोष किसे कहते हैं, NS, NP, ND, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। उपांत्य कोष N-1, यहाँ देखिए N ये वाला ही, यहाँ पे 4 आता है तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 3 आएंगे। और यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। यहाँ पे मिनिमम संख्या क्या हो सकती है, 6 होगी। तो देखिए बेटा 6S2, 5D और 4F वाले तत्व क्या कहलाएंगे बेटा, आपके कहलाएंगे बेटा ए ब्लॉक के तत्व। क्या कहलाएंगे बेटा, ए ब्लॉक के तत्व। 4F वाले तो क्या कहलाएंगे बेटा, एक लेंथेनोइड श्रेणी कहलाएंगे। और 5F वाले क्या कहलाएंगे बेटा, एक्टिनोइड श्रेणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, एक्टिनोइड श्रेणी कहलाएंगे। ध्यान दीजिए आंतरिक संक्रमण तत्वों को दोबारा देखते हैं एक बार बेटा। जिनका बाह्यतम कोष, उपांत्य कोष और पूर्ण उपांत्य कोष क्या हो बेटा, अपूर्ण हो, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और वे तत्व कौन से होते हैं, ए ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनके बारे में पढ़ने चर्चा की है। तो ए ब्लॉक के तत्व क्या कहा जाता है बेटा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे तत्व जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बेटा एक बार, ध्यान दीजिए प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व देखिए लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक और सोडियम से लेके क्लोरीन तक के तत्व क्या कहलाते हैं बेटा, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। तो कौन कौन से प्रारूपी तत्व होंगे बेटा, यहां से देखिए लिथियम, बेरिलियम, ध्यान दीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ध्यान दीजिए ये वाले तत्व क्या कहलाते हैं बेटा, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे। आपकी यदि कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स पे जाके चैट करें
या बताएं कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। और आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालिए। आपको यदि क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आती है तो हमें आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके मतलब सप्ताह के अंत में आपकी प्रॉब्लम क्लास भी लगाई जाएगी, जिसमें आपके हर टॉपिक के हर प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाएगा। और एक चीज़ आपको ये बता दूं, मंडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट लग रहा है, जिसमें आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन डाले गए हैं। इसमें आप अपने आप को देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। अपने आप को जांच कीजिए कि मेरी तैयारी कैसी है, मुझे कितनी तैयारी करनी है। अभी भी अपने पास बहुत अधिक समय बचा हुआ है। 2 महीने के अंदर जेट के एग्जाम को आसानी से ही निकाला जा सकता है। तो आप अच्छे से ईमानदारी से 2 महीने पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।